हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2016 से लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बी, डिफाइन ई रेज टू पावर बी। ई रेज टू पावर बी किस तरह से डिफाइन है? सम ऑफ जे इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बी की पावर जे डिवाइडेड बाई जे फैक्टोरियल। Let P be the characteristic polynomial of B. Then the matrix e raised to power PB is identity of n cross n, 0 of n cross n, e I of n cross n या फिर pi I of n cross n। देखिए सॉल्यूशन, B मैट्रिक्स दी हुई है n क्रॉस n की और e की पावर b किस तरह से डिफाइन है? सम ऑफ j इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी b की पावर j अपॉन j फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो जब वैल्यूज रखेंगे j इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। 1 रखेंगे तो b की पावर 1, इसी तरह से 2 रखेंगे तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसी तरह से आगे की वैल्यूज चलेगी। अब देखिए p हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ p। हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स होती है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। अगर p जो है वो b का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है देन pb इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। यहाँ से हमें क्या मिल गया? pb इक्वल टू 0 और यहाँ से e की पावर b का एक्सपेंशन कुछ इस तरह से आएगा, सॉरी e की पावर b का, तो e की पावर pb वो क्या आ जाएगा? b की जगह पे pb रख देंगे तो i प्लस पी बी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्योंकि pb इक्वल टू 0 है देन यहाँ से हमें e की पावर pb, क्योंकि ये सारी टर्म्स तो 0 हो जाएगी, वो क्या मिल जाएगा? सिर्फ आइडेंटिटी। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है e की पावर pb, तो ये क्या मिला हमें? n क्रॉस n की आइडेंटिटी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी ए एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू Rn such that x test ax less than 0, then we can conclude that determinant of a less than 0, p equal to minus a is positive definite. There exists y belongs to Rn such that y dash a inverse y less than 0, या फिर फोर्थ में दिया हुआ है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू Rn सच दैट y डैश a इनवर्स y लेस देन 0। तो देखिए सॉल्यूशन, मैट्रिक्स ए दी हुई है n क्रॉस n की रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू Rn सच दैट x डैश ax इज लेस देन 0। ऑप्शन फर्स्ट में हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज लेस देन 0। हम काउंटर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट के लिए एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं -1 0 0 -1। ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सारी एंट्रीज रियल है और ये अगर हम देखें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें तो वो क्या आएगा हमारे पास? +1। नॉन जीरो है, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी होगी? नॉन सिंगुलर। तो और x हम कंसिडर करते हैं x1 x2, देन हमारे पास यहाँ से x डैश ax या फिर x ट्रांसपोज ax, वो क्या आ जाएगा? x1 x2। यहाँ पे मैट्रिक्स -1 0 0 -1 और यहाँ पे x1 x2 इस तरह से कॉलम की फॉर्म में, यहाँ पे रो की फॉर्म में। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -x1 स्क्वायर -x2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव ही आएगी वैल्यू, तो हमें क्या मिल गया? x डैश ax इज लेस देन 0। बट मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कैसा है हमारे पास? 1 है विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव भी है, एंड इसमें क्या दिया हुआ है? डिटरमिनेंट लेस देन 0, बट हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 मिला। देन काउंटर एग्जाम्पल से फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन सेकेंड में दिया हुआ है b इक्वल टू -a इज पॉजिटिव डेफिनेट। देखिए इसके लिए भी देखिए हम मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं -1 0 0 1, तो हमारे पास b क्या दी हुई है? -a, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 0 -1, ये आ गई हमारे पास p। अब कोई मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी? अगर b पॉजिटिव डेफिनेट होगी तो वो कब होगी? इफ़ x ट्रांसपोज bx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नॉन जीरो कॉलम वेक्टर्स x। तो यहाँ से अगर हम x को लेके चलें, हम एक कॉलम वेक्टर लेके चलें x इक्वल टू x1 x2, तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए? ये पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी? जब x ट्रांसपोज bx इज ग्रेटर देन 0। तो ये फाइंड करते हैं x ट्रांसपोज bx, तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे? x1 x2, यहाँ पे मैट्रिक्स 1 0 0 -1, ये b मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे कॉलम वेक्टर x1 x2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अगर हम x को कंसिडर करें जो x1 x2 की वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे लेके चलें x1 की वैल्यू 0 एंड x2 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x1 की वैल्यू 0 एंड x2 की वैल्यू क्या आएगी? -1, तो यहाँ से मिल गया -1, तो ये तो लेस देन 0 है
और हमें क्या मिलना चाहिए, फॉर ऑल नॉन जीरो कॉलम वेक्टर्स एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, बट हमें तो ये लेस देन जीरो मिला, इस वजह से काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है बी इक्वल टू माइनस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट, बट ये तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर एन सच दैट वाई डैश ए इनवर्स वाई इज लेस देन जीरो, इसके लिए भी काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। हम मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं -1 0 0 1 एंड वाई डैश इक्वल टू 0 1, मतलब अगर हम वाई एक वेक्टर कॉलम वेक्टर 0 1 ये कंसिडर करें तो यहाँ से वाई डैश आ जाएगा 0 1, तो ए इनवर्स क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं, वो आएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास -1 0 0 1। अब इसको हमें क्या फाइंड करना है, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है वाई डैश ए इनवर्स वाई, क्या ये लेस देन जीरो आता है, बट हमें तो काउंटर एग्जाम्पल ऐसा चाहिए जहाँ से हमें ये ग्रेटर देन जीरो मिल जाए, तो हमने ऐसा ही काउंटर एग्जाम्पल कंसिडर किया, मैट्रिक्स ए ये कंसिडर की है और वाई डैश हमने ये वेक्टर कंसिडर किया है। देन यहाँ से वाई डैश ए इनवर्स वाई वो क्या जाएगा हमारे पास 0 1, यहाँ पे मैट्रिक्स जो ए इनवर्स मिला हमें -1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 0 1 इस कॉलम वेक्टर से, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1, ये तो ग्रेटर देन जीरो है, तो ऑप्शन फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर एन, ये वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो, बट हमें तो ग्रेटर देन जीरो मिली है, देन ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए काउंटर एग्जाम्पल से फर्स्ट भी इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट, देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो ही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 y इक्वल टू y1 y2 y3 बिलोंग्स टू R3 बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, let delta 1 equal to x2 y3 minus y2 x3, delta 2 equal to x1 y3 minus y1 x3, delta 3 equal to x1 y2 minus y1 x2। if v is a span of xy, then ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है। फर्स्ट में है v इक्वल टू यू वी डब्ल्यू सच दैट डेल्टा 1 u माइनस डेल्टा 2 v प्लस डेल्टा 3 w इक्वल टू 0। सेकेंड में माइनस डेल्टा 1 u प्लस डेल्टा 2 v प्लस डेल्टा 3 w इक्वल टू 0। थर्ड में डेल्टा 1 u प्लस डेल्टा 2 v माइनस डेल्टा 3 w इक्वल टू 0 एंड फोर्थ में है डेल्टा 1 u प्लस डेल्टा 2 v प्लस डेल्टा 3 w इक्वल टू 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हमें x और y कैसे दिए हुए हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड y इक्वल टू y1 y2 y3, ये दोनों हमें कैसे दिए हुए हैं li। डेल्टा 1 हमारे पास है x2 y3 माइनस y2 x3, यहाँ पे डेल्टा 1 डिफाइन है x2 y3 माइनस y2 x3 एंड डेल्टा 2 डिफाइन है x1 y3 माइनस y1 x3, डेल्टा 3 किस तरह से डिफाइन है x1 y2 माइनस y1 x2। देन हमें u v w इनके लिए कंडीशन बतानी है कौन सी इनमें से करेक्ट होगी। तो देखिए अगर हम लेके चलते हैं यहाँ से, लेट u v w बिलोंग्स टू v बी द स्पैन ऑफ x एंड y, तो ये इसके स्पैन में कब आएंगे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ u v w x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे हम। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, u के रेस्पेक्ट में क्या आएगा u इंटू x2 y3 माइनस x3 y2 फिर माइनस v, अगर यहाँ से माइनस रहते तो माइनस v, और इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा x1 y3 माइनस y1 x3, मैंने यहाँ पे प्लस की फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस v x3 y1 माइनस x1 y3। इसी तरह से w के रेस्पेक्ट में आ जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे, ये डेल्टा 1 की, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस डेल्टा 2 और ये आ जाएगी डेल्टा 3 की वैल्यू, तो हमें मिल गया u डेल्टा 1 माइनस v डेल्टा 2 प्लस w डेल्टा 3 इक्वल टू 0। अब ऑप्शन देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है u डेल्टा 1 माइनस v डेल्टा 2 प्लस w डेल्टा 3 इक्वल टू 0, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let v be the vector space of all real polynomials of degree less than equal to 10, let t px equal to p dash x for p belongs to v be a linear transformation from v to v, consider the basis 1x x square up to x to the power 10 of v, let a be the matrix of t with respect to the basis, then trace of a equal to 1, determinant of a equal to 0, या फिर थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है देर इज नो m बिलोंग्स टू n सच दैट a टू द पावर m इक्वल टू 0 एंड फोर्थ में है a हैज़ अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
देखिए हमारे पास V क्या दिया हुआ, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 10 एंड एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है V टू V। किस तरह से, टी पी एक्स इक्वल टू पी डैश एक्स फॉर P बिलोंग्स टू V एंड बेसिस दिया हुआ 1x एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर 10। तो देखिए पहले हम यहाँ पे बेसिस में से 1 लेके चलते हैं, तो T1 वो क्या जाएगा यहाँ से, टी पी एक्स इक्वल टू पी डैश एक्स, इस तरह से डिफाइन है। तो पी एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन वो आ जाएगा हमारे पास 0, तो T1 आ जाएगा 0। फिर पी एक्स की जगह हम x लेके चलेंगे बेसिस से, तो हमें क्या मिलेगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, मतलब x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो हमें मिलेगा टी एक्स इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेके चलेंगे, तो जब हम पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे तो हमें पी डैश एक्स वो क्या मिल जाएगा 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, तो टी एक्स स्क्वायर हमें मिल गया 2x। तो इसी तरह से जब हम x की पावर 10 लेके चलेंगे तो टी एक्स की पावर 10 वो क्या मिल जाएगा हमें 10x की पावर 9। अब देखिए यहाँ पे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बेसिस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 0.1, यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट 0 है, x का भी 0 है, एंड सारी ये जितनी भी पावर है x की पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उन सब का कोफिशिएंट क्या 0, तो इसे इस तरह से लिख देंगे 0.1 प्लस 0.x अप टू 0.x की पावर 10। इसी तरह से 1 को, क्योंकि 1 का कोफिशिएंट 1 है तो 1.1 एंड बाकी के सबके 0 हैं, तो 0.x अप टू 0.x की पावर 10। इसी तरह से इसको लिख देंगे एंड इसी तरह से जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी 0.1 0.x अप टू 10 टू द पावर 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 0.x की पावर 10। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ये इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको क्या करेंगे हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 0 0 0 0, तो इनको यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, ये सारी एंट्री 0, फिर यहाँ पे 1 0 0 0। ठीक है, इस तरह से। तो जब इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम 0, मतलब फर्स्ट कॉलम में सारी एंट्री 0 0, फिर सेकंड कॉलम में फर्स्ट एंट्री 1 बाकी की सारी एंट्री 0, फिर थर्ड कॉलम में फर्स्ट एंट्री 0 सेकेंड एंट्री 2 एंड बाकी की सारी 0, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो 0 2 फिर बाकी की सारी एंट्रीज क्या है, मतलब जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे 0 है, तो इन सबको कॉलम में रखेंगे तो कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे 3 एंड बाकी की सारी एंट्री 0। तो देखिए डायगोनल पे तो सारे एलिमेंट क्या आएंगे हमारे पास 0 आएंगे, जब इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो डायगोनल की सारी एंट्रीज तो हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, और ये वाली रो ये वाला कॉलम पूरा 0 आएगा, इसी तरह से ये कॉलम भी पूरा 0 आएगा। कुछ इस तरह से जब आप मैट्रिक्स फॉर्म करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी। इसकी डायगोनल की सारी एंट्रीज हमारे पास 0 आएगी, तो डायगोनल की एंट्री सारी 0 है तो ट्रेस क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स बनेगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी 11 क्रॉस 11 की, और स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है उसके डायगोनल के एलिमेंट्स का सम, तो डायगोनल की एंट्री सारी 0 है तो ट्रेस यहाँ से क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है ट्रेस 1, बट ट्रेस तो हमारे पास 0 आई है, देन फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। देखिए अगर इस मैट्रिक्स को आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है और इसकी डायगोनल की एंट्री सारी क्या है 0 है। अगर डायगोनल की एंट्री सारी 0 है और ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, इसके डायगोनल की एंट्रीज और इसके आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि डायगोनल की एंट्री सारी 0 है तो इसके आइगन वैल्यू भी सारी 0 हो जाएगी, और अगर आइगन वैल्यू सारी 0 है देन इसका डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, देन यहाँ से डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा। और देखिए इसकी सारी आइगन वैल्यू 0 है तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। देन ए की पावर m इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ही होती है हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स, फिर m इज द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे m तो इसकी इंडेक्स हो जाएगी और ये मैट्रिक्स कैसी हो गई हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब देखिए ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में दिया हुआ है देयर इज नो m बिलोंग्स टू n सच दैट ए की पावर m इक्वल टू 0, बट ये तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी किसी एक m के लिए, तो ये थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में दिया हुआ है ए हैज़ अ नो जीरो आइगन वैल्यू, बट इसकी तो सारी आइगन वैल्यू 0 है, देन फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया, तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए इक्वल टू 1 0 0 -1, let f r2 cross r2 to r be defined by fvw equal to v transpose av. Pick the correct statement from below. First में दिया हुआ है there exists an eigenvector v of a such that av is perpendicular to v.
Second, the set V belongs to R2 such that FVV equal to 0 is a non-zero subspace of R2. Third में दिया हुआ है if VW belongs to R2 are non-zero vectors such that FVV equal to 0 equal to FWW, then V is a scalar multiple of W. And fourth में दिया हुआ है for every V belongs to R2 there exists a non-zero W belongs to R2 such that FVW equal to 0. तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स दी हुई है हमें 1 0 0 -1 एंड FVW ये डिफाइन है W ट्रांसपोज ए V. तो देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर V ऑफ A सच दैट AV इज परपेंडिकुलर टू V. इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम पहले इस मैट्रिक्स को देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ से हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू आएगी 1 और -1 एंड इनके करस्पॉन्डिंग जब हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1 0 एंड 0 1. और फर्स्ट ऑप्शन में ये पूछा गया है कि देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर V ऑफ A सच दैट AV इज परपेंडिकुलर टू V. क्या ऐसा कोई भी एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए AV क्या हो, V के परपेंडिकुलर हो. तो पहले हम आइगन वेक्टर लेके चलते हैं 1 0. तो हमें ये देखना है क्या AV इस आइगन वेक्टर के परपेंडिकुलर है. हमारे पास इसके लिए दो ही आइगन वेक्टर मिलेंगे, आइगन वैल्यूज 1 और -1 के करस्पॉन्डिंग. तो यहाँ से फर्स्ट आइगन वेक्टर लेके चलते हैं और देखते हैं क्या इसके परपेंडिकुलर है AV. तो इसके परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चाहिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ AV V वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो इनर प्रोडक्ट ऑफ AV V वो किस तरह से लिखेंगे, V ट्रांसपोज AV. तो यहाँ से V हमारे पास है 1 0, तो इसका ट्रांसपोज रो की फॉर्म में आ जाएगा 1 0, फिर यहाँ पे मैट्रिक्स A और ये कॉलम वेक्टर 1 0. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1. ये तो नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब इसके तो परपेंडिकुलर नहीं है AV. फिर सेकंड आइगन वेक्टर, दो ही आइगन वेक्टर है तो सेकंड को लेके चलते हैं 0 1. इसको सॉल्व करेंगे तो इनर प्रोडक्ट ऑफ AV V वो क्या आएगा, V ट्रांसपोज AV. तो इसका ट्रांसपोज यहाँ पे रो की फॉर्म में 0 1 फिर मैट्रिक्स और ये कॉलम वेक्टर. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -1. ये भी नॉन जीरो है, इसका मतलब जो AV है वो इस आइगन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर नहीं है. तो इसका मतलब देयर डजंट एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर सच दैट AV इज परपेंडिकुलर टू V. यहाँ पे ऐसा कोई भी आइगन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए AV जो है वो V के परपेंडिकुलर हो. तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमें दो ही आइगन वेक्टर मिले और दोनों में ही किसी के भी परपेंडिकुलर नहीं है AV. तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. सेकेंड में दिया हुआ है द सेट V बिलोंग्स टू R2 सच दैट FVV इक्वल टू 0 इज अ नॉन जीरो सबस्पेस ऑफ R2. देखिए FVV वो किस तरह से आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास FVW वो देखिए किस तरह से डिफाइन है, FVW इक्वल टू W ट्रांसपोज AV. तो इसी तरह से जब हम FVV इसे लिखेंगे तो V ट्रांसपोज AV और ये दिया हुआ है हमें FVV इक्वल टू 0. तो हमें क्या मिल गया, V ट्रांसपोज AV इक्वल टू 0. अब सपोज V हमारे पास वेक्टर कुछ इस तरह से है x एंड y की फॉर्म में. अगर हम V वेक्टर लेके चलते हैं XY तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, XY यहाँ पे मैट्रिक्स 1 0 0 -1 यहाँ पे XY इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 या फिर x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर या फिर x इक्वल टू प्लस माइनस वाई. ठीक है, तो हमें x इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस वाई. कुछ इस तरह से हमें V क्या मिल गया, हमें a एंड प्लस माइनस ए, क्योंकि x इक्वल टू प्लस माइनस वाई है. तो अगर x इक्वल टू a है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए. देन लेकिन अगर देखें a प्लस a माइनस ए, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2a 0. ये तो V में बिलोंग नहीं करेगा फॉर सम a नॉट इक्वल टू 0. देन सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर थर्ड में देखिए, थर्ड में दिया हुआ है इफ VW बिलोंग्स टू R2 फॉर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट FVV इक्वल टू 0 एंड FWW इक्वल टू 0 देन V इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ W. इसको भी देखिए, अगर हम V को लेके चलते हैं V1 V2 एंड W इक्वल टू W1 W2 तो यहाँ से FVV वो क्या आ जाएगा, V ट्रांसपोज AV. तो V1 V2 एंड मैट्रिक्स A 1 0 0 -1 एंड फिर यहाँ पे V V1 V2. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ ना FVV इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या मिलेगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल टू 0. इसी तरह से FWW वो आ जाएगा हमारे पास W1 स्क्वायर माइनस W2 स्क्वायर इक्वल टू 0. तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लेके चलते हैं, सपोज V में जो V1 V2 है वो इस तरह से 1 1, तो यहाँ से F11 वो क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिलेगा, क्योंकि FVV क्या है 0. तो F11 इक्वल टू 0. इसी तरह से
एफ डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पे अगर 2 एंड -2 ये वैल्यू लेके चलें तो एफ 2 -2 ये भी 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ से हम 1 1 एंड 2 -2 ये 1 1 और जो 2 -2 है इसे हम स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। किसी भी अल्फ़ा के लिए हम उन दोनों को स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे तो ये दिया हुआ है v इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ w, बट वहाँ पे तो हम 1 1 को 2 -2 के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकते किसी अल्फ़ा के लिए। देन थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, देन फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉर एवरी v बिलोंग्स टू R2 देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो w सच दैट एफ वी डब्ल्यू इक्वल टू 0। देन यहाँ से इसका फोर्थ करेक्ट हो गया एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो गई।